आपको लेज़र सर्जरी कराने का क्या एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है? रोबोटिक सर्जरी जो है किस पिक्चर में आती है? जिन पेशेंट्स की कार्डियक कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है या हार्ट कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके लिए ये सर्जरी सूटेड नहीं है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अमित बंसल, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और मेंस सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट। मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि सर हमें जो है प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज़ हैं और हमें सर्जरी बताई गई है। तो सर्जरीज हमें समझ नहीं आ रही। डॉक्टर टर्म्स यूज़ करते हैं, कोई TURP टर्म यूज़ करता है, कोई कहता है लेज़र से करेंगे, कोई कहता है रोबोट से करेंगे। तो ये सारी क्या है, हमें डिटेल्स एक्चुअली समझ नहीं आई। तो ये वीडियो उन्हीं की डिटेल्स बताने के लिए है कि किस सर्जरी कौन से पेशेंट में सूटेड है और एक्चुअली इसे करते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं TURP की, जो सबसे पहली एंडोस्कोपिक सर्जरी थी। एंडोस्कोपी का मतलब जो आपके पेशाब का रास्ता है उसी के थ्रू कैमरा डाला जाता है और प्रोस्टेट को अंदर से छीला जाता है। अब मैं छीलने से क्या मेरा मतलब है समझो। हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक सेब की तरह है। अगर आप इमेजिन करो एक एप्पल को, तो उस एप्पल को अगर आप अंदर से हॉलो आउट कर दो, यानी कि पूरा खोखला कर दो, सिर्फ उसका छिलका रह जाए, एसेंशियली यही होता है TURP में और होलैप में या फिर थूफलैप में। पेशाब के रास्ते कैमरा लेकर के गए और पूरे के पूरे प्रोस्टेट को अंदर से खोखला कर दिया, यानी कि वो हिस्सा जो एक स्पीड ब्रेकर की तरह पेशाब के रास्ते में फंस रहा था उसको आपने पूरी तरीके से खोद के खाली कर दिया। कैप्सूल या जो मैंने सेब के छिलके की बात की, उसको छोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाहर बॉडी की जो है बहुत बड़ी बड़ी खून की नसें होती हैं। अगर इस कैप्सूल को ब्रीच कर जाएंगे या इस कैप्सूल को भी निकालने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी पेशेंट को। तो उस कैप्सूल को हमेशा हमें बचाना होता है। इसी छीलने की प्रोसेस में अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ट्रांस यूरेथ्रल मतलब यूरेथ्रा जो हमारा पेशाब का रास्ता होता है उसके ज़रिए रिसेक्शन, यानी कि वो छीलना ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का, इसको कहते हैं TURP। यही अब बात करते हैं लेज़र सर्जरी की। जैसे आमतौर पे आपने सुना होगा होलैप का नाम सुना होगा या फिर थूलैप का नाम सुना होगा, थूफलैप का नाम सुना होगा। इसमें बेसिकली करते क्या है, ये डिफरेंट कैसे है TURP से? तो इसमें होता यह है कि पेशाब के रास्ते वैसे ही कैमरा डाला जाता है, लेकिन प्रोस्टेट को जो है लेज़र के ज़रिए छीला जाता है। अब बिजली के करंट में और लेज़र में मरीज़ को बेसिकली आपको क्या फ़ायदा हो, क्योंकि जो लेज़र सर्जरी होती है वो TURP से ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो बेसिकली दोनों सर्जरीज जो हैं वो किस किस केस में अप्लाई हो सकती है। आपको लेज़र सर्जरी कराने का क्या एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है, मैं बताता हूँ। अगर तो देखो प्रोस्टेट छोटा है, आपको अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक कंडीशन नहीं है जिसके लिए आपको कोई ब्लड थिनर चल रहा हो या खून पतला करने की दवाई चल रही हो, तब तो छोटे प्रोस्टेट में जो है TURP इज़ गुड इनफ, उसमें लेज़र का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोस्टेट थोड़ा भी बड़ा है या फिर आपको जो है कोई कार्डियक कंडीशन है जिसकी वजह से आपको ब्लड थिनर चल रहे हैं जिनको बंद करना ठीक नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो है लेज़र का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है पेशेंट को। बड़े प्रोस्टेट्स में वैसे भी जो है लेज़र का थोड़ा सा फ़ायदा ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग लेज़र से कम होती है। और रिकवरी की बात करें तो दोनों की रिकवरी एग्जैक्टली सेम है, TURP की और होलैप की या फिर थूफलैप की। तो लेज़र का जो एडवांटेज बेसिकली आता है वो बड़े प्रोस्टेट वाले पेशेंट्स में, जिन लोगों को हार्ट इश्यूज़ हैं, ब्लड थिनर चल रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को जो है लेज़र सर्जरी का एक्चुअली फ़ायदा है। अदरवाइज़ जो है एंडोस्कोपिक सर्जरी अगर आप TURP से भी करा रहे हैं तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर यू। तो फिर रोबोटिक सर्जरी जो है किस पिक्चर में आती है? रोबोट से जो सर्जरी करते हैं, एक चीज़ ये देखी गई है कि अगर आपका एक्सेसिवली बड़ा प्रोस्टेट है, 150-200 ग्राम का प्रोस्टेट है, साथ में ब्लैडर में स्टोन भी पड़ा है या ब्लैडर में डायवर्टिकुलम भी बन गया है, तो ऐसे केसेस में अगर आप ज़्यादा देर तक पेशाब के रास्ते से कैमरा रख के अगर आप सर्जरी करते हैं तो कहीं ना कहीं यूरेथ्रा, यानी कि हमारा पेशाब का वो रास्ता जो हम आदमियों के पीनिस के अंदर से होके जाता है, वो उस इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से उसमें कुछ डैमेज होती है और कुछ समय बाद वो श्रिंक कर सकता है। ऐसे केसेस में कभी कभी रोबोटिक सर्जरी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वो उस पेशाब के रास्ते का इस्तेमाल नहीं करती। इसको आप की होल सर्जरी भी कह सकते हो। तो पेट में छोटे छोटे जो है 8-8 mm के सुराख किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं और प्रोस्टेट को पेशाब के रास्ते से अप्रोच करने की जगह पेट से अप्रोच किया जाता है। ब्लैडर खोल के प्रोस्टेट छील दिया जाता है। इसमें रिकवरी पेशेंट की काफ़ी अच्छी होती है। पेशाब का रास्ता क्योंकि इसमें वॉयलेट नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में जो है उसके आगे फ्यूचर में चल के जो है नैरोइंग के, स्ट्रिक्चर बनने के, सिकुड़न आने के, पेशाब की नई प्रॉब्लम बनने के चांसेस भी काफ़ी कम रहते हैं। हाँ, बट इसमें जो है पेट में सुराख ज़रूर करने पड़ते हैं।
और जिन पेशेंट्स की कार्डियक कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है या हार्ट कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है, उनके लिए ये सर्जरी सूटेड नहीं है। तो इस बेसिस पे जो है आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी सर्जरी जो है आपके लिए वेल सूटेड है, कौन सी सर्जरी आपके लिए वेल सूटेड नहीं है। ऑल्दो ये डिस्कशन बेहतर रहेगा कि आप और डिटेल में अपने डॉक्टर से करें, बट मोटा मोटा एक बड़ी ही नॉन मेडिकल, बड़ी ही जेनेरिक टर्म्स में, बहुत ही लेमन टर्म्स में समझने के लिए कि ये TURP, लेज़र सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी प्रोस्टेट के केस में क्या है, उसका पूरा जो है वीडियो का सार यही है। अगर इन सर्जरीज़ के बाद आप रिकवरी की बात करें तो उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बड़ा लॉजिकल टर्म्स में इसको अप्रोच करते हैं, बिल्कुल भी इधर उधर की मेडिकल भाषा नहीं। अब मैंने आपको बोला था कि इन सर्जरीज़ में जो है प्रोस्टेट को छील दिया जाता है। छीला जाता है तो वहाँ पे ज़ख्म भी रहेगा। पेशाब की नमक वाली एक भी बूंद अगर उस जगह पे लगेगी तो जलन मचेगी। पेशाब का प्रेशर आपको जल्दी लगेगा। इतना तेज़ प्रेशर लगता है कुछ लोगों को कि बाथरूम जाते जाते जो है पेशाब लीक होने के चांसेस रहते हैं। ये जलन और ये अर्जेंसी और ये फ्रीक्वेंसी उन लोगों में ज़्यादा परेशान करती है जिनका कि प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि सर्जरी के बाद उसमें अंदर ज़ख्म भी ज़्यादा बड़ा होता है, उसको भरने में भी ज़्यादा समय लगेगा, तो परेशानी भी ज़्यादा होगी। जब आप पेशाब करने के लिए जाते हो तो पेशाब करने के बाद आपको ये लग सकता है कि पेशाब भी बचा हुआ है, क्योंकि जलन तो बनी हुई है, अभी बॉडी तो पेशाब की एक भी बूंद टॉलरेट नहीं कर रही है। तो ये आपको फीलिंग आ सकती है कि मेरे को पूरा पेशाब नहीं हुआ, या जल्दी आपको जाना लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कि ब्लैडर वीक होता है या फिर उनका स्फिंक्टर कॉम्प्रोमाइज़ होता है या सर्जरी के बाद टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो उनको इस यूरिन की लीकेज को रोकने के लिए दवाइयों के साथ साथ एक्सरसाइज भी सिखाई जाती है। इसको कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं या फिर पेल्विक फ्लोर मसल रीट्रेनिंग एक्सरसाइजेज भी बोला जाता है, जिससे कि जो आपकी नॉर्मल वो मसल्स होती हैं जिनसे कि आप खुद प्रेशर लगा के कॉन्शियसली अपना यूरिन रोक पाते हो, उसको रीट्रेन कर सकें और आपकी रिकवरी स्मूथ हो सके। अब जिसका जितना ज़्यादा बड़ा प्रोस्टेट, जितना ज़्यादा बड़ा जख्म, उतना ही उनको रिकवरी में भी टाइम लगता है। और ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपने कितना रिलीजियसली उस एक्सरसाइज को किया। बट देर सवेर अगर सर्जरी ढंग से हुई है तो सारे लोगों को जो है ठीक से पेशाब आराम से हो जाता है एंड पेशेंट्स आर यूजुअली हैप्पी। सर्जरी से जो आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो बिल्कुल रियलिस्टिक होनी चाहिए। सर्जरी के बाद एटलीस्ट एक दिन के लिए पेशाब के रास्ते नली रहती है। वो इसलिए भी रहती है क्योंकि अंदर जो है ट्यूब डाल के रखते हैं, आप बेहोश होते हो, आपको होश ही नहीं होता कि पेशाब कब करना है, तो एक दिन के लिए यूजुअली नली रखी जाती है और उसके बाद निकाल के फिर आपको मौका दिया जाता है कि आप एक बार पेशाब करें। सर्जरी के तुरंत बाद अगर आपको थोड़ी जलन हो रही है, पेशाब के रास्ते कुछ गंदगी या मट मैला सा हल्का बहुत ब्लड आ रहा है, तो इससे घबराना नहीं है, ये पार्ट ऑफ रिकवरी होता है और इसको जो है आपको एज अ पार्ट ऑफ रिकवरी लेना चाहिए। सर्जरी को सर्जरी की तरह ट्रीट करना है, उसको जादू की तरह ट्रीट नहीं करना। रिकवरी में थोड़ा समय लगता है। कोई भी डॉक्टर अगर आपको ये कहते हैं कि ये सर्जरी के बाद आप अगले दिन से सारा काम कर सकते हो और पेशाब में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, तो दूर से नमस्ते करके निकल जाना। इसका मतलब डॉक्टर साहब ने किताबें तो बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं, लेकिन रियल लाइफ में पेशेंट एक भी इलाज नहीं किया उन्होंने। मैं आपको ये सारी चीज़ें पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे पेशेंट ऑपरेट करने के बाद काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल चीज़ें पता चलती हैं पेशेंट के एक्सपीरियंस से, जो पेशेंट आपको बताता है और अक्सर किताबें नहीं बताती। तो ये जो है एक नटशेल में डिटेल है प्रोस्टेट सर्जरीज़ के बारे में, TURP के बारे में, प्रोस्टेट की लेज़र सर्जरी के बारे में और रोबोटिक सर्जरीज़ के बारे में। आई होप इन सर्जरीज़ के बारे में ये वीडियो देख करके आपके काफ़ी हद तक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड इट विल हेल्प यू इन मेकिंग द डिसीजन एंड कमिंग टू द कंक्लूजन कि कौन सी सर्जरी आपके लिए जो है ज़्यादा सूटेड है और इन सर्जरीज़ के जो है फ़ायदे नुकसान आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मेरे को एक मैसेज छोड़ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इवन सिंपलर and fulfill all your questions. Thank you.